डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़ने जा रहे हैं। ओम्स लॉ के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। और ये ओम्स लॉ को वेरीफाई भी करेंगे हम लोग कि वो एक एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग उसको सर्किट डायग्राम में ये भी देखेंगे कि ओम्स लॉ का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम आगे जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें ओम्स लॉ अप्लाई करना होगा। और आप हायर क्लास में जाएंगे वहाँ पर भी ओम्स लॉ का ज़रूरत पड़ेगा और इससे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस लॉ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये लॉ कहता क्या है, ओम्स लॉ के बारे में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं, ये डिफिनेशन क्या होता है और फिर उसको हम लोग समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले अगर हम ओम्स लॉ को देखना चाहें तो इसका डिफिनेशन क्या होगा। ओम्स लॉ का अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसका डिफिनेशन हो सकता है, at a fixed temperature the potential difference across the ends of a conductor in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग समझ चुके हैं और हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जहाँ पर कि कंडक्टर लगा हुआ होगा, उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते थे, भी से डिनोट करते थे। तो बोल रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट होगा। मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट इस कंडक्टर से फ्लो कर रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ एक्चुअली ओम्स नाम के साइंटिस्ट के द्वारा ये लॉ दिया गया था, इसलिए इस लॉ का नाम ओम्स लॉ है। ठीक है, और ये अप्लीकेबल है फिक्स्ड टेम्परेचर पे। स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, फिक्स्ड का कोई बात नहीं, एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर का कंडीशन है, तभी ये वोल्टेज अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, इसको अगर हम समझना चाहें तो इस डायग्राम, ये जो सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट है, इससे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं इसको, ये क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कि मान लेते हैं ये जो एक्स वाई है हमारा एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। एक्स वाई एक यहाँ पे इस सर्किट डायग्राम में कंडक्टर है और ये नाइक्रोम का बना हुआ है। ठीक है, ये नाइक्रोम क्या होता है, नाइक्रोम एक एलॉय है निकेल क्रोमियम मैग्नीज और आयरन का। ठीक है, तो ये जो इस तरह से आप देख रहे हैं ना जिगजैग मैनर में, इसको आप, ये है क्या चीज़, ये नाइक्रोम एलॉय है जिसको कि हमने इस सर्किट में कनेक्ट करके रखे हैं इस सर्किट में इसको। और ये आप जानते होंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या चीज़ है, ये आमीटर है। ये आमीटर क्या करता है, ये करंट को मेजर कर सकता है और इसको हम लोग हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो जैसे इस कंडक्टर के इस कंडक्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे एक आमीटर को कनेक्ट करके रखे हैं इसके साथ सीरीज में। और वहीं हमको ये भी मेजर करना है कि इस नाइक्रोम कंडक्टर के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल में कनेक्ट करके रखे हैं। हम लोग तो ये पढ़े हैं अच्छे से कि आमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ सेल्स है, टोटल 4 नंबर ऑफ सेल्स है यहाँ पे।
जिसके वजह से इस सर्किट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रहा है ये सेल्स, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ओम्स लॉ क्या बोल रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, जैसे इस कंडक्टर को अगर हम देखें एक्स वाई को, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब ये वोल्ट मीटर हमको उसका रीडिंग दे रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस नाइक्रोम कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। यही बोल रहा था ना ओम्स लॉ, कि ये दोनों प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि अगर भी इंक्रीज होगा, अगर भी में इंक्रीमेंट होता है तो उसी रेशियो से आई में भी इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और अगर भी डिक्रीज होता है तो उसी रेशियो से आई भी डिक्रीज होगा। मतलब अगर हम भी को डबल कर दें, 2 टाइम्स कर दें, ये जो वोल्ट मीटर का रीडिंग यहाँ पे आ रहा था, ये अगर हमको 2 टाइम्स मिलने लगे, 2 टाइम्स मिलने लगे, तो हमको करंट भी 2 टाइम्स मिलने लगेगा। यही प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है। ठीक है, ये भी हमको 2 टाइम्स मिलने लगेगा। अगर वोल्टेज हमको 5 टाइम्स मिल रहा है तो हमको करंट भी 5 टाइम्स मिलने लगेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के नहीं, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए ओम्स लॉ जो बोल रहा है उसको समझने के लिए हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि सबसे पहले एक सेल को हम कनेक्ट करते हैं यहाँ से इस सर्किट में। ये सभी सेल यहाँ से मतलब इस सर्किट में कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे स्विच हम लगा के रखे हैं, इस स्विच को ऑन कर दिए और ये सभी स्विच जो है ये ऑफ है। ठीक है, ये सभी स्विच ऑफ है, सिर्फ ये स्विच ऑन है हमारा। तो सिर्फ यही सेल जो है, ये सेल ये क्या करेगा, इसमें इसी सेल की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा और हम आमीटर में रीडिंग देखेंगे और वोल्ट मीटर में रीडिंग देखेंगे। हमको मान लेते हैं कि वोल्ट मीटर में रीडिंग जो मिल रहा है अभी वो मिल रहा है 2 वोल्ट। ठीक है, और आमीटर में जो रीडिंग मिल रहा है हमको, ये तो करंट को मेजर करेगा, ये हमको मान लेते हैं 1 एम्पियर मिल रहा है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे दूसरा सेल को कनेक्ट कर दें, दूसरा सेल को अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि अब हम क्या कर रहे हैं कि ये तो कनेक्ट है ही, इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो गया कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल मतलब अब यहाँ पे अलग अलग वैल्यू मिलेगा हमको, आमीटर में कुछ अलग वैल्यू मिलेगा, वोल्ट मीटर में कुछ अलग वैल्यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हम क्या कर दिए, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर दिए। ये मान लेते हैं अगर किसी एक पार्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रहा होगा और फिर ये दूसरा सेल भी करने लगा होगा, तो अब रीडिंग चेंज मिलना चाहिए। तो मान लेते हैं कि अभी इस वोल्ट मीटर में जो रीडिंग हमको मिल रहा है वो 4 वोल्ट का रीडिंग मिल रहा है। ठीक है, मतलब है कि इस नाइक्रोम कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट का मिलने लगा हमको। तो आमीटर में क्या मिलेगा अगर हम ओम्स लॉ को अप्लाई कर दें। देखिए, जब वोल्ट 2 टाइम्स हो गया, वोल्टेज जब इस कंडक्टर के अक्रॉस 2 टाइम्स हो गया, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट भी जो इसमें होगा 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 2 एम्पियर करंट मिलेगा। और हम ये एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं कि ऐसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या बोल रहा था, यही कि वोल्टेज और करंट जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन है, बहुत सारा एप्लीकेशन है, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम हमारा कोई भी जो सर्किट वाला प्रॉब्लम होगा ना वो विदाउट ओम्स लॉ सॉल्व हो ही नहीं सकता है। तो ओम्स लॉ का कहने का मतलब यही है। इस तरह से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर आपको मौका मिलता है ये चीज़ वेरीफाई करने का लैब में, तो आप ये करके देख सकते हैं, आपको ये हमेशा प्रोपोर्शनल ही मिलेगा। मतलब भी अपॉन आई जो मिलेगा आपको हमेशा एक कांस्टेंट मिलेगा। जैसे यहाँ पे भी अपॉन आई इस केस में क्या था, 2 है, 2/1 2 आ रहा है, और इस केस में सेकेंड केस में क्या मिल रहा है, 4/2, ये भी 2 मिल रहा है। तो ये हमेशा आपको एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, चाहे आप यहाँ पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, लेकिन भी अपॉन आई जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा।
और यही ओम्स लॉ बोलना चाह रहा है। और ओम्स लॉ का डिफिनेशन अगर हमको देना हो तो एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन इसने रखा है कि एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें इस कंडक्टर के अक्रॉस, तो फिर ये हमको जो कांस्टेंट मिल रहा था ये हो सकता है हमको कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिले। ठीक है, तो हमको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तब आप इस एक्टिविटी से ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ हम लोग समझ चुके हैं क्या है। अब हम देखते हैं कि इसके आगे क्या है। और ये जो मिला ना अभी हमको, ये हमको क्या मिला है यहाँ पे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R मिला। अब हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको। हमको क्या मिला है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या मिला है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, ये मिला है। और हम इसी चीज को क्या बोले, इसी चीज को इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि V अपॉन I का जो वैल्यू मिलेगा एट ए फिक्स टेम्परेचर अक्रॉस एनी कंडक्टर इन ए सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये क्या मिलेगा हमको, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। हम यही समझे ना कि अगर V इंक्रीज होगा तो I भी इंक्रीज होगा, तभी ये कांस्टेंट रहेगा वैल्यू। और इसी को इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस, या इसको R से डिनोट करते हैं। और ये R है क्या, ये रेसिस्टेंस है। ये रेसिस्टेंस एक नया टर्म यूज हो रहा है, अभी फर्स्ट टाइम यूज हुआ है। ये रेसिस्टेंस क्या होता है, ये जो कांस्टेंट आपको वैल्यू मिला ना, जैसे उस केस में, जो प्रीवियस केस में 2 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर जो मिल रहा था, या फिर 4 वोल्ट अपॉन 2 एम्पियर जो मिल रहा था, ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा था। ये वैल्यू क्या था, ये 2 था। इस 2 को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये रेसिस्टेंस किसका रेसिस्टेंस है, ये जो कंडक्टर हम लगाए थे नाइक्रोम, उसी का ये रेसिस्टेंस है। ठीक है, और इसको R से डिनोट करते हैं। और हम लोग इस प्रकार से ये रिलेशन लिख सकते हैं कि V अपॉन I, ये जो कांस्टेंट मिल रहा था बस उसको हम R से रिप्लेस कर दे रहे हैं, V अपॉन I इज इक्वल टू R। ठीक है, वही यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, R इज ए कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड इट्स रेसिस्टेंस। लेकिन गिवन टेम्परेचर बार बार यूज कर रहा है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, तब ये सब सारा चीज फॉलो होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये तो हम लोग समझ गए कि जो ये कांस्टेंट आ रहा है उसी को रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब ये रेसिस्टेंस क्या होता है इसको समझते हैं। इसका रेसिस्टेंस होता क्या है, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ठीक है, मतलब कहने का है, मतलब कि ये जो नाइक्रोम वायर हम लोग लगाए थे, अब हम इसको एक अलग प्रकार से बना रहे हैं। ऐसा था हमारा नाइक्रोम वायर लगा हुआ, और यहाँ से हम क्या कर रहे थे, एक सेल कनेक्ट करके रखे थे, और इसमें क्या हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था। और इस नाइक्रोम वायर के क्रॉस अगर हम वोल्ट मीटर लगाएं तो हमको एक रीडिंग मिल रहा था। इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो हमको मिल रहा था। ठीक है, तो इसमें करंट इस प्रकार से फ्लो कर रहा होगा, इस प्रकार से फ्लो कर रहा होगा। मान लेते हैं इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ये आई करंट। और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना इसके क्रॉस, तभी तो करंट फ्लो कर रहा है, तो वो V है। और ओम्स लॉ क्या बोल रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं, V इक्वल टू IR, यही था ना, यहीं से लिखे थे ना हम लोग, V अपॉन I इज ए कॉन्स्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम लोग रेसिस्टेंस बोल रहे थे, तो बस हम इस आई को उधर लेते गए तो V इक्वल टू आई आर मिल रहा है हमको। ठीक है,
ये तो मिला हमको, लेकिन रेसिस्टेंस क्या कर रहा है ना, देखिए करंट करंट को कौन फ्लो करा रहा था, ये सेल करा रहा था, यही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है। लेकिन इस कंडक्टर में ये जो नाइक्रोम वायर है, इसका एक प्रॉपर्टी होगा जो कि इस चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, फिर करंट फ्लो हो रहा है, ये सब तो समझे थे हम लोग। लेकिन ये जो कंडक्टर है ना, चार्ज के फ्लो को अपोज करेगा, ठीक है। इसका एक प्रॉपर देखिए, ये करंट को भी कंडक्ट करा रहा है, लेकिन इसमें ये भी प्रॉपर्टी है कि ये चार्ज के फ्लो को अपोज करेगा, और उसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो आर यहाँ पे है, उसी प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं, जो कि इसके टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है, ये कंडक्टर है तो ये तो इसको अलाउ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है, लेकिन इसका एक दूसरा प्रॉपर्टी भी साथ साथ में ही होगा कि ये अपोज भी करेगा चार्ज को फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। और रेसिस्टेंस का यूनिट, जैसे करंट का यूनिट हम लोग क्या पढ़े थे कि एम्पियर होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग क्या यूनिट पढ़े थे कि वोल्ट होता है। उसी प्रकार से जो रेसिस्टेंस होगा, उसका यूनिट जो होगा ना, वो ओम होगा, OHM। साइंटिस्ट के नेम पे है ये ओम यूनिट। इसका ऐसा यूनिट ओम होगा, जिसको कि हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम लोग समझ चुके हैं रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, और एसआई यूनिट, रेसिस्टेंस के एसआई यूनिट को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी और क्या नेक्स्ट है, फिर उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। If the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm। फिर से वही बात है, ये तो हम लोग करंट के केस में भी देखे थे कि ये हमारा मान लेते हैं नाइक्रोम वायर था या रेसिस्टर था, इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं हम लोग, और करंट फ्लो हो रहा था इसमें। और हम लोग क्या रिलेशन देखे अभी, V इक्वल टू IR, यही देखे ना। तो इस ये जो कंडक्टर है, इसका रेसिस्टेंस 1 ओम कब होगा, इसका रेसिस्टेंस 1 ओम कब होगा, जब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा, और जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा होगा। तब आप देखिए यहाँ से V के प्लेस पे 1 वोल्ट अगर आप रखेंगे और I के प्लेस पे 1 एम्पियर रखेंगे, तो जो रेसिस्टेंस आपको मिलेगा वो 1 ओम का मिलेगा। बस इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। देन द रेसिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसके क्रॉस वोल्टेज 1 वोल्ट का हो और इसके क्रॉस जो इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इस रेसिस्टर के थ्रू या इस नाइक्रोम वायर के थ्रू या इस कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है ना, वो 1 ओम का रेसिस्टेंस है, ठीक है। ये रिलेशन बार बार यूज करेंगे हम लोग इसको, और ये कहाँ से आया है, ओम्स लॉ से आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। The current through a resistor is inversely proportional to its resistance. If the resistance is double, the current get halved। अच्छा, हम लोग ओम्स लॉ में क्या देखे कि V is directly proportional to I। अगर V डबल हो रहा है, अगर V का वैल्यू डबल हो रहा है, तो I का वैल्यू भी डबल होगा, तभी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि करंट और रेसिस्टेंस में जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट और रेसिस्टेंस आई और आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बात बोलना चाह रहा है, ठीक है। ये बात ये बोलना चाह रहा है। तो यहाँ से आप देखिए ना, V इक्वल टू क्या आया था हमारा, IR आया था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग।
जो हमारा वोल्टेज था वो आई आर के इक्वल था। और अगर आप वोल्टेज को कांस्टेंट मान लें तो आई और आर में कैसा रिलेशन है, इसको ऐसे लिखते हैं तब समझ में आएगा। ये हम वोल्टेज को अगर कांस्टेंट मान लें तो ये आर जब इधर आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा ना, 1/r हो जाएगा, और यहाँ पे आई रहेगा, ऐसा ही रहेगा ये। तो इसमें अगर आप ये देखना चाहें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली है कहने का मतलब है कि आई जब इंक्रीज करेगा, करंट का वैल्यू जब इंक्रीज करेगा, करंट का वैल्यू जब इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करेगा। जबकि इस केस में क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो वोल्टेज का वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसी रिस्पेक्ट में करंट का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा था। लेकिन आई और आर, करंट और रेसिस्टेंस में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली है, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि करंट अगर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ऐसा होता भी है, हम लोग जो अभी पढ़े कि रेसिस्टेंस क्या होता है, ये चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। तो जब ये करंट को अपोज करेगा तो अगर करंट इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। रेसिस्टेंस क्या कर रहा है ना कि ये करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है, तो अगर आई इंक्रीज होगा तो आर डिक्रीज होना चाहिए। तभी तो ये दोनों मतलब क्या एक दूसरे का अपोजिट है। तो वहीं से और आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जो ओम्स लॉ से रिलेशन आया था वहां से भी आपको दिख रहा है कि करंट और रेसिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा किसी भी कंडक्टर का तो उससे करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये सभी पॉइंट्स जो है ना ये आपके बुक से ही लिया गया है और उसको हम शॉर्ट करने का प्रयास किए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। जब आप बुक पढ़ें तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए। आपके बुक में ये एक्टिविटी दिया हुआ था, इसको एक्सप्लेन हम कर दिए हैं कि ये एक्टिविटी से क्या पता चल रहा है। ये ओम्स लॉ को इस एक्टिविटी से आप स्टडी कर सकते हैं या वेरीफाई भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ओम्स लॉ तो हम लोग देख लिए हैं, और क्या क्या देख चुके हैं इसमें एक बार इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ अभी और हम आपको बताना चाह रहे थे कि हम लोग ये देखे ना ओम्स लॉ से कि V अपॉन आई जो आ रहा था वो कांस्टेंट आ रहा था, इसी कांस्टेंट को रेसिस्टेंस बोलते हैं, और V इक्वल टू आई आर ये रिलेशन होता है, ये ओम्स लॉ से आया है। अगर आप पोटेंशियल, ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, करंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे किसी एक पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए एट ए फिक्स टेम्परेचर, तो जैसे नाइक्रोम वायर के लिए यहाँ पे प्लॉट किया गया है जो हम लोग अभी सर्किट डायग्राम देखे थे, तो नाइक्रोम वायर के लिए जब ये प्लॉट किया गया है तो ये आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। मतलब कि करंट इंक्रीज कर रहा है, देखिए करंट इस डायरेक्शन में हम जब जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, और उसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस ये भी इधर इंक्रीज कर रहा है, देखिए। और यही तो था ना ओम्स लॉ की V इक्वल टू आई आर या V अपॉन आई, ये कांस्टेंट हमको मिल रहा था, इसी कांस्टेंट को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये सब सारा चीज़ हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम आपसे आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। हम अभी पूछ रहे हैं आपसे कि रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, और रेसिस्टेंस का आपको यूनिट बताना है। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट बताना है। फिर इससे इसका आंसर आप हमको कमेंट में बता सकते हैं एसआई यूनिट इसका क्या होता है रेसिस्टेंस का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इससे आगे का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग एलिगेंट माइंड्स। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।